वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरोपीडिया। और आज आप सबके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं एंड क्या हमसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर वहाँ हो सकते हैं, इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या हो सकता है। तो इस सब पर आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन हो सकता है 15 से 20 मिनट, टिपिकल जो ड्यूरेशन आपका रहेगा। इन एक्सेप्शनल केसेस आपका 25 मिनट 30 मिनट भी खींच सकता है और इन सर्टेन केसेस 15 मिनट से कम 10-12 मिनट में भी आपका इंटरव्यू ख़त्म कर सकते हैं। सो जनरली जो टिपिकल टाइमिंग है वो 15 से 20 मिनट की जो आपकी है, ये टाइमिंग आपकी रहेगी। 3 से 5 आपके मेंबर जो हैं इंटरव्यू पैनल में जनरली होंगे वहाँ पर। और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं ये जिन लोगों ने प्रीवियसली इंटरव्यू फेस किया है और मैं भी इंटरव्यू में अपीयर हुआ था और फिर सिलेक्शन हुआ था, उसके अलावा भी जो हमारे साथी इसमें इंटरव्यू में आए थे उनके इनपुट्स के बेसिस पर मैंने ये प्रिपेयर किया है अभी। तो इस सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन की। तो एक छोटा सा आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अबाउट सेल्फ आप प्रिपेयर करके रखें। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन आप बेसिकली अपने हायर एजुकेशन या आपका वर्क प्रोफाइल, अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप शुरू कीजिए। अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बाद आप स्विच करिए अपने लास्ट एजुकेशन और स्लाइटली डिसेंड डाउन आप करिए अपने जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन के बाद आपकी स्कूलिंग और आपकी कॉलेज जो रहे हैं बैकग्राउंड में, उनके बाद आप अपने नेटिव प्लेस, ऑरिजिन और इस सब के बारे में भी बता सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन 60 टू 90 सेकंड्स के लगभग में आप अपना बता सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कि आप कोशिश करें सबसे पहले आप अपने वर्क प्रोफाइल और अपने जो हायर एजुकेशन, जो लास्ट एजुकेशन आपकी रही है, इनको प्रायोरिटी में रखें, इनको थोड़ा सा मोर एलेबोरेट करके आप बताएं। फिर एक और बेसिक क्वेश्चन जो होता है, वाई एनटीपीसी, वाई शुड एनटीपीसी सेलेक्ट यू। तो अब ये क्वेश्चन, वाई शुड एनटीपीसी सेलेक्ट यू, तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। जिनका वर्क प्रोफाइल है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग रहा है तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। बट ऑलरेडी जैसा एक्सपेक्टेड था कि 20 सीट्स थी तो थिंग्स वेंट काफ़ी, मतलब कि लाइक हमारे पास इतना ये एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है कि 20 सीट्स हैं आपकी और यहाँ पर कॉल ही इंटरव्यू कॉल ही 17 कैंडिडेट्स को आया है। वाई एनटीपीसी, ऑब्वियस रीजन है कि एक महारत्ना है एनटीपीसी। महारत्ना के अलावा यहाँ पर जो एक्सपोजर है काफ़ी अच्छा है, आपको वाइड वैरायटी में काम करने को मिलेगा, यहाँ काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये ऑब्वियस एक रीज़न है कि आप क्यों एनटीपीसी ज्वाइन करना चाहते हो। प्लस एनटीपीसी के साथ आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, ग्रूम करेंगे, है ना। तो ये एक ऑब्वियस रीज़न है कि हर कोई एक महारत्ना में आना चाहता है। वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वो इसका अपना अपना रीज़न जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका भी रीज़न सिमिलर हो सकता है कि एनटीपीसी जो है एक वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी ने लिए हुए हैं। ग्रीन एनर्जी की फील्ड में भी एनटीपीसी अभी काम कर रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लार्जेस्ट पॉल्यूटिंग सेक्टर भी है तो वो हमारा एनर्जी पावर सेक्टर है। तो वो भी एक आपका ऑब्वियस रीज़न है कि आप अगर यहाँ काम कर लेते हैं तो आपको जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के और इनका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर आपके जो लास्ट डिग्री जो आपने की है तो दोज हु आर नॉट इन वर्क एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। आपका एमटेक पीएचडी अगर है तो आप थीसिस को लेकर के क्वेश्चंस आपको ऑब्वियस है वहाँ पूछे जाएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और लाइक दे डजंट गो इन दैट डिटेल बट वो क्वेश्चंस हैं, कुछ भी रैंडमली अपना टॉपिक बताएंगे तो उससे रिलेटेड और उस वो टॉपिक की आपकी जो एनटीपीसी की फील्ड है हमारी, उसमें क्या रिलेवेंस है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड इन्वायरमेंट से है तो उससे रिलेटेड ऑब्वियसली है कि आपको क्वेश्चंस भी जो होंगे वो उसके नियर अबाउट में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपसे कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर एमएससी और एमटेक में आपका क्या फेवरेट एक सब्जेक्ट था। आप एयर पॉल्यूशन को लेकर भी हो सकता है, वेस्ट वाटर को लेकर भी हो सकता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एनटीपीसी का एक बार आप वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ, www.ntpc.co.in। और इस वेबसाइट से आपकी जो वेबसाइट होगी ntpc.co.in, और इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में ज़रूर देखें कि एनटीपीसी किस किस सेक्टर में काम कर रहा है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, जैसे कि
प्लांट लोड फैक्टर है, पीएलएफ है आपका, एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, स्टोरेज, ग्रिड स्टेबिलिटी। ग्रिड स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टोरेज पर अभी क्या काम हो रहा है। ग्रिड स्टेबिलिटी एक हमारे इंडिया में जो है वहाँ एक ग्रिड में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें एक उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है, 50 हर्ट्ज जो होती है वो हमें मेंटेन करनी होती है। तो क्यों ये मेंटेन करना ज़रूरी है और कैसे हम इसको मेंटेन करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर देख कर जाएँ, है ना? ग्रिड स्टेबिलिटी। इसके अलावा क्या मेजर चैलेंजेस हैं पावर सेक्टर में? फ्यूल अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली इमिशंस है, और वाटर कंजम्पशन। चूँकि अगर हम थर्मल से एनर्जी बनाते हैं तो वाटर जो है इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। तो ये एक बड़ा टास्क है कि हम कैसे वाटर कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा देख कर जाएँ वाटर कंजम्पशन के बारे में। और एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस भी काफ़ी एक बड़ा इश्यूज़ है, जो किसी भी प्रोजेक्ट शुरुआत होने में हमें लेना पड़ता है। तो ये सब आप एक बार इनको पढ़ के जाएँ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज़ कोल इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया डिस्पाइट इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स? तो ये आप इसको ज़रूर देखें कि क्यों कोल इंडिया में इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशंस है और इंडिया में कोल का जो रिज़र्व है वो भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और दूसरा, हमें बिजली भी जो है वो काफ़ी सस्ती चाहिए। हमें अभी कॉस्टली अगर हमारा प्रोडक्शन है तो वो उतना वायबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। और तो इन से ये सब फैक्टर्स हैं। आपका इकोनॉमी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल हो गया। तो दो देयर आर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, बट अदर देन एनवायरमेंट देयर आर सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है, जिसकी वजह से हम कोल को अभी कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। environmental issues associated with the पावर बिजनेस। अगेन क्योंकि ये पावर बिजनेस की बात इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं हम, क्योंकि एनटीपीसी पावर बनाता है, बट इसका जो मेन डोमेन है वो मेजर आपका थर्मल में है। मेजर डोमेन जो अगर एनटीपीसी की हम बात करें तो वो थर्मल पावर में है। और थर्मल पावर की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो आपके होंगे, कोल बेस्ड होगा, दूसरा आपका गैस बेस्ड पावर प्लांट भी होंगे। तो मेन जो पॉल्यूटेंट कंपोनेंट है वो आपके थर्मल में कोल बेस्ड पावर प्लांट से होता है, जिसमें पर्टिकुलेट मैटर्स आपके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नॉक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली हर इमिशन में CO और CO2 तो होने ही है। इसके अलावा मरकरी और ये सब ट्रेस पॉल्यूटेंट्स ये सब इसमें होते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो कूलिंग में जो वाटर कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वेस्ट वाटर भी जनरेशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जनरेशन। अगेन एश वेरी इंपॉर्टेंट हमारा है इसमें कि जो जब भी थर्मल से हम, जिसमें भी स्पेसिफिकली कोल से अगर हम पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ऐश काफ़ी अमाउंट में जनरेट होता है। तो ऐश का डिस्पोजल अगेन इज़ अ बिग इशू। तो उसके बारे में आप पढ़ें, क्योंकि अगर आपने कभी किसी थर्मल पावर प्लांट को विजिट किया हो तो अगर आप वहाँ के ऐश मॉन्ट्स देखेंगे, दे आर इन हेक्टेयर्स, इन लाइक 10 हेक्टेयर्स, 20 हेक्टेयर्स, काफ़ी लार्ज अमाउंट में। जो सिंगरौली रीजन में अगर कोई रहा है वहाँ, एनटीपीसी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो वो सिंगरौली रीजन में है, अप्रॉक्स 4700 मेगावाट्स। और नॉट जस्ट एनटीपीसी, ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड कोल माइनिंग। हाँ, ये अगेन थर्मल पावर प्लांट और कोल माइनिंग से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल माइनिंग में भी एनटीपीसी अभी इस टाइम पर काम कर रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, मरकरी एंड अदर ट्रेस पॉल्यूटेंट्स, ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसमें से होते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं बताया कि फ्लाई ऐश जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें भी कुछ चीज़ें जो है टर्म है, ये टर्म आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाए। फ्लाई ऐश, सेनोस्फियर एंड पॉन्ड ऐश। तो फ्लाई ऐश जो है आपकी जनरली फाइन रेसिड्यू होती है जो जनरेट होती है जब कोल कंबशन होता है, और कैप्चर जो फ्लू गैस आपकी रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, उसमें एज अ पार्टिकुलेट मैटर ये होता है, जो कि आप जब आप सांस लेते हैं तो उसमें आप इनहेल कर लेते हैं और आपको काफ़ी सारे लंग डिसऑर्डर्स, आपको पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ESP इज अ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसके थ्रू हम ये फ्लाई एश को कैप्चर करते हैं। बॉटम एश इज द कोशर फ्रैक्शन सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर। बॉयलर की जब बॉटम में जो ऐश सेटल डाउन होती है उसे हम बॉटम ऐश कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इसमें जो है काफ़ी हैवी होते हैं और वो एयर के साथ मिक्स होकर फ्लाई नहीं करते हैं। पॉन्ड ऐश अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट। पॉन्ड ऐश क्या होती है? तो स्टोर जो ऐश जो है उसको हम एज वाटर के थ्रू, जो हम पॉन्ड्स बनाते हैं, ऐश पॉन्ड जिन्हें हम कहते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में ये फैले हुए होते हैं। तो इनमें हम वाटर के थ्रू
उस ऐश जो हमारी सेटल डाउन है उस ऐश को ट्रांसपोर्ट करते हैं पॉन्ड्स में, और उनको हम ऐसा वेट फॉर्म में, उनको स्लरी फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि वो यहाँ वहाँ उड़े ना, और उनको हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल स्टोर करते हैं उनको। तो ये ऐश मॉन्ड में वो सारा ऐश जो है वो स्टोर किया जाता है। अगेन सैनोस्फीयर, ये कॉमन है। सैनोस्फीयर्स आर लाइट वेट hollow spherical particle present in fly ash and may have application in light weight construction insulation and specialized product। ये सैनोस्फीयर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सैनोस्फीयर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर आप उसको वाटर पर डालेंगे, पानी में उसको फेंकेंगे तो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग, क्योंकि ये हॉलो होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है, उसमें सिलिका का जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है, और आप इसको पानी पर अगर थ्रो करेंगे तो ये आपका फ्लोट करेगा, सरफेस पर डूबेगा नहीं। तो ये इसकी एक पहचान होती है कि हम साइनोस्फीयर को कैसे पहचानें। और फ्लाई ऐश के क्या यूटिलाइजेशन है, ये आप इसके बारे में पढ़ें। ब्रिक इंडस्ट्री में बात करें, सीमेंट में हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में बात करें, और अभी एक और है ओवर बर्डन, जो हमारा होता है माइंस से जो निकलता है। माइंस से अगर हम कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मिनरल के अलावा उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके अलावा जो वहाँ से रेत है, जो उससे मलबा जो भी निकल रहा है, तो उसका बर्डन जो है वो एज अ डंप फॉर्म में काफ़ी ह्यूज बड़े बड़े पहाड़ जैसे उसके खड़े हो जाते हैं। तो उनको स्टेबल करने के लिए हम फ्लाई ऐश को उसमें भी मिक्स करके ओवर बर्डन स्टेबिलिटी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो भी अभी एक है, और जिसमें कि फ्लाई ऐश का एक यूज़ है ओवर बर्डन साइट में। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब किसी थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे तो आपको डील करनी होगी वहाँ जो वेस्ट जनरेट होता है। तो अगर एक थर्मल पावर प्लांट में हम बात करें तो मेजर वेस्ट जो है वो क्या आपके होते हैं। एक आपका फ्लाई ऐश है, बॉटम ऐश, कोल रिजेक्ट्स, इसमें भी हजार्डस वेस्ट आपका हो गया है, और आपके यूज्ड वेस्ट यूज्ड है, और वेस्ट ऑयल है आपका, सर्टेन केमिकल रेसिड्यू जो आपकी वहाँ पर केमिस्ट्री लैब होती है, या फिर आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर, जहाँ पर आपको डीमिनरलाइज्ड वाटर जनरेट आप करते हैं, तो वहाँ पर केमिकल वेस्ट भी आपके एज अ रेसिड्यू आपका जनरेट होता है वहाँ पे। इसके अलावा ई वेस्ट आपका हो गया, ये बैटरी वेस्ट आपका यहाँ पर हो गया। टाउनशिप्स होते हैं, टाउनशिप के अलावा प्लांट्स में भी आपके बेसिक यूटिलिटीज़ के थ्रू म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट, सीवेज स्लज जो है ये एज अ वेस्ट आपका जनरेट होता है, और केमिकल कंटेनर्स जो हैं वो एज अ हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिनको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है टू द रजिस्टर्ड वेंडर। तो ये वेस्ट आपके जनरेशन यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर हम रन करते हैं तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल परमिशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कोई किसी प्लांट में आपको भेजा जाता है एज अ असिस्टेंट ऑफिसर, तो क्या आपको लीगल परमिशंस हैं या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, टाइम टू टाइम आपको कंप्लीट करके रखनी होगी इन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर कोई प्लांट अगर इस्टेब्लिश होता है, नॉट जस्ट प्लांट, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, अगर वो इस्टेब्लिश होती है तो सबसे पहले उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस रिक्वायरमेंट के लिए हमें पहले देखना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कैटेगरी ए में आएगा या कैटेगरी बी में भी B1 या B2 कैटेगरी में आएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर कैटेगरी ए में है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और अगर कैटेगरी बी में है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो स्टेट में है वहाँ से उसको क्लियरेंस उसमें मिलेगी। उसमें भी फिर कंडीशंस हैं कि अगर फॉरेस्ट लैंड आप एक्वायर कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए तो आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस भी पर्टिकुलर स्टेट से आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट में कंसेंट टू स्टैब्लिश जो है ये भी एक आपको लेना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के पहले, ये जो कि स्पेसिफिक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। जब कोई प्रोजेक्ट आपका इस्टेब्लिश हो चुका है, कमीशन हो चुका है, अब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन के लिए आपको सीटीओ एप्लीकेशन डालनी पड़ती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, और वो आपको परमिशन देता है कि आप अब अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। उस सीटीओ में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आपकी होती हैं जो आप पर बाइंडिंग होती हैं, जिनको आपको फॉलो करना है, और उसकी एक मंथली बेसिस, 6 मंथली बेसिस या ईयरली इन्वायरमेंट स्टेटमेंट आपको उस स्पेसिफिक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट करना होता है। तो ये वर्क आपके जो होते हैं, जो आपको अपने स्पेसिफिक प्लांट है वहाँ आपको करने हैं, और हर इसका एक रिन्यूअल प्रोसेस भी होता है, लाइक 3 इयर्स का कहीं लिमिट दिया हुआ है, तो कहीं पर 5 इयर्स में आपको रिन्यूअल, जैसे आपकी सीटीओ में कंडीशन दी है 3 to 5 इयर्स कि डिफरेंट कंडीशंस आपको दी जा सकती है कि 3 इयर्स में आपको रिन्यू कराना है, 5 इयर्स में आपको रिन्यू कराना है। तो ये कंडीशंस जो हैं सीटीयू की कंडीशंस आपकी आफ्टर ऑपरेशन, जो जब प्लांट आ जाता है इन ऑपरेशन, तो उसमें आपको ये रिन्यूअल लाइसेंस आपको लेना पड़ता है स्पेसिफिक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और प्रिपेयर द डिफरेंसेस
हाँ, ये आप थोड़े से सीटीओ, सीटीई में क्या डिफरेंसेस है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, जो हम आपसे अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सब के बारे में आप थोड़े ईआईए ईएमपीस के पहले भी मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ईआईए को डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें मैंने ईआईए, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, पब्लिक कंसल्टेशन, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। डिस्पोजल मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट वेस्ट, अगेन हम वेस्ट की यहाँ बात करें तो ये काफ़ी सारे इसमें ई वेस्ट है, बैटरी वेस्ट हैं, जिसको भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और फिर इसमें टीएसडीएफ साइट्स आपके होते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ आपकी जो होती हैं। तो ये भी आप देखें कि हमें जो वेस्ट डिस्पोज करना है तो ऐसे भी नहीं कि कहीं भी हम उसको दे सकते हैं, ये हमारे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन टीएसडीएफ साइट्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, तो हम उस स्पेसिफिक टीएसडीएफ साइट को ही हमें ये जो हजार्डस वेस्ट है हमें भेजना है। कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, इसको मैं वैसे एक और मेरा वीडियोस में है जिसमें मैंने ईआईए को डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। ईआईए 2006 का नोटिफिकेशन है। तो जनरली अगर हम एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, तो ये आपके कैटेगरी ए में ही आएंगे। और इनका जो क्लियरेंस है आपको वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आपको लेना होगा। ये एक और मेरा लेक्चर है, आप उसमें भी चाहें तो उसको डिटेल्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं, उसको डिटेल में देख सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईएसपी की हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो ये एनटीपीसी के लगभग हर थर्मल प्लांट में होता है, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स है, उनको आपको उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है, अप टू 99%। और ये किया बैग फिल्टर हैं आपके, फैब्रिक बैग फिल्टर, ये भी इनकी भी एफिशिएंसी 98 टू 99% होती है। बट हम इनको एज अ थर्मल पावर प्लांट में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऐश जनरेट वहाँ पर होती है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, कि जिसको फैब्रिक बैग फिल्टर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, एफजीडी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा, SO2 को कंट्रोल करती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। लो नॉक्स बर्नर, रिड्यूस नॉक्स फॉर्मेशन। और वाटर की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका ईटीपी, एसटीपी। ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर इन कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका जो होता है तो उसको हम एज एफ्लुएंट बोलते हैं, उसमें ईटीपी का हम यूज़ करते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और अगर आपका भाई सीवेज का जो वेस्ट है, जैसे किचन वेस्ट आपका हो गया, और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो है उसको हम एसटीपी में ट्रीट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ऑयल वाटर सेपरेटर, अब वहाँ पर ह्यूज आपके जनरेटर्स हैं, आपके ट्रांसफार्मर हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं ऑयल जो है वो लीक थोड़ा बहुत होता रहता है, जो कि पिट्स में आप कलेक्ट करते हो। पिट्स के बाद आप का एक ऑयल वाटर सेपरेटर होता है, जहाँ पर हम ऑयल को वाटर से सेपरेट करके स्टोर करते हैं। वो ऑयल जो है उसको हम फिर टीएसडीएफ के थ्रू डिस्पोज ऑफ करते हैं। क्लैरिफायर हैं आपके, आरओ है वेयर रिक्वायर्ड, और कूलिंग वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग रीयूज। नॉइस को लेकर की आपकी कुछ गाइडलाइंस हैं, आप एक बार नॉइस की लिमिट्स भी देख करके जाना, कि आपको नॉइस की जो लिमिट्स है वर्किंग एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी दी हुई है। और नॉइस को कम करने के लिए अगर हम जब मशीन्स हमारे रन करते हैं, टर्बाइंस हमारे रन करते हैं, जनरेटर्स रन करते हैं, तो काफ़ी यूज़ अमाउंट में नॉइस जो है वो जनरेशन होता है। तो उनके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर्स लेते हैं, सबसे पहले तो मेजरमेंट है, कि हम उसका टाइमली मेजरमेंट करते रहते हैं। पीरियोडिक मेजरमेंट हमारा एक हो गया। मेजरमेंट के अलावा हम एकॉस्टिक इनक्लोजर्स का यूज़ करते हैं, जन डीजी सेट्स हमारे हो गए, ताकि नॉइस जो है वो मिनिमम की जा सके। उसके अलावा ईयर प्लग्स जो हैं वो भी हम वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम उनको ना हो, और वो उनका एक्सपोजर जो है ये नॉइस को लेकर के जो है वो काफ़ी कम रहे, ताकि उन पर इम्पैक्ट मिनिमल रहे। हाँ, ये मैं ऑलरेडी इसकी ईएसपी वर्सेस बैक फिल्टर है ना, तो और एफजीडी ये मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनको थोड़ा सा आप देख करके जाएं। फिर इसके अलावा आपसे करंट गवर्नमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड गोल्स, ये आपके हैं हमारे, जैसे कि एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है एनकैप, आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी है जो, तो उस स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आप एक बार देखें कि कितना हमारे एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप देख करके जाएं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं। हाँ, इसके अलावा कार्बन मार्केट, हाँ ये भी काफ़ी अभी है। CCUTS भी एक कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज और कार्बन क्रेडिट मार्केट का फ्रेमवर्क है, ये भी बना हुआ है आफ्टर
2020 के रूल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद ये कार्बन मार्केट एंड कार्बन क्रेडिट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो उसको भी थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू उसका लेके जाएं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा क्या है हाइड्रोजन में। हाँ, एनटीपीसी ने अभी रिसेंट में लद्दाख में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस जो हैं वहाँ रन की हैं। तो उसको भी देखें क्या वो उनका इनिशिएटिव था। इससे भी आपका क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि ये करंट टॉपिक है। और एनटीपीसी एक्चुअली हाइड्रोजन में अभी क्या काम कर रहा है। इवन मैं भी जिस प्लांट में था, एनटीपीसी कवास, जो कि सूरत में है। कवास, ये सूरत गुजरात में है। हजीरा के पास, सूरत गुजरात। हो सकता है आप में से किसी की पोस्टिंग भी वहाँ रहे। मेरी पहली पोस्टिंग वहीं थी। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का जो प्लांट है, तो वहाँ पर हमारा जो पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस, उसमें इस हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि इसका जो जनरेशन है वो नॉन इमिटिंग इन नेचर है। इसके लिए जो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है वो सोलर प्लांट के थ्रू की जा रही है। तो इससे जो एनर्जी जनरेट होती है, सॉरी, इससे जो हाइड्रोजन जनरेट होती है उसको जो पाइप नेचुरल गैस है उसमें ब्लेंड करके घरों में सप्लाई किया जा रहा है। तो इससे कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसकी यूटिलाइजेशन है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है उसको आप उसमें मिक्स करके कर रहे हैं। और आपका अमाउंट जो है नेचुरल गैस का वो आप मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। उसमें आप एज अ रिप्लेसमेंट, पार्ट रिप्लेसमेंट, आप हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर रहे हैं। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इससे तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या क्या है। जैसे SDG 6 है, SDG 9 है, SDG 11 है ना। तो ये आप प्लीज़ इनको तो अच्छे से देख कर ही जाएं, नॉट जस्ट फॉर एनटीपीसी एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, बीट रिटन इंटरव्यू। SDGs आर वेरी कॉमन टॉपिक जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक और नेट जीरो को लेकर के भी क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी डिस्कशंस में है। नेट जीरो वाटर, एनर्जी एंड वेस्ट। तो नेट जीरो के क्या पैरामीटर्स हैं, चाहे वो वाटर को लेके हो, एनर्जी को लेके हो एंड वेस्ट को लेके हो। उसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं, नियर नेट ज़ीरो और नेट ज़ीरो सरप्लस की एक कैटेगरी होती है। तो आईजीबीसी ने इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और एनटीपीसी फिलहाल में नेट जीरो सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी काम कर रहा है, तो इसको आप ज़रूर देखें। नेट जीरो वाटर को लेकर हो, नेट जीरो एनर्जी को लेकर हो और नेट जीरो वेस्ट को लेकर के। हाँ, एक ये क्वेश्चन है बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं कि कोरिलेशन आप बताइए एक एनर्जी डिमांड और हमारे नेशनल डेवलपमेंट में क्या होती है। जनरली हम अगर पैटर्न को फॉलो करें एनर्जी डिमांड को लेकर के, तो जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें एनर्जी डिमांड एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम चाइना की, जो चाइना इज़ स्टिल डेवलपिंग बट टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काफ़ी आगे है, तो उसका भी एनर्जी डिमांड जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम हमारे यूएस की बात करें, तो यूएस भी हमसे एनर्जी डिमांड पर कैपिटा कंजम्पशन में काफ़ी आगे है। एक बार आप इसका डेटा जरूर देखें कि इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन जो है कितना है, पर कैपिटा कंजम्पशन। और है ना। और अगर हम वही बात करें आपका अमेरिका, तो ये पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, इसको आप एक बार जरूर देखें। हाँ, मतलब ये इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूएस, जनरली कंपैरिजन हम इनसे ही लेते हैं क्योंकि ये इनका जो पावर कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा है। फ्यूचर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज आपके क्या हैं, अभी इंडिया में क्या सिनेरियो है इनका। विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड है, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। हाँ, ये एक नया टर्म है, पम्प्ड स्टोरेज। इसको आप ज़रूर देखें कि ये कैसे काम करता है। दूसरा आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज। अभी एनटीपीसी ने भी मौदा में एक प्लांट है महाराष्ट्र, जो कि नागपुर के पास में है, वहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इन 1000 करोड़। तो उसको आप एक बार थोड़ा सा देखें, अभी करंटली न्यूज़ में भी था ये टॉपिक। ग्रीन हाइड्रोजन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। और ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा भी आपका पिंक हाइड्रोजन होता है, आपका ब्राउन हाइड्रोजन होता है। तो इन सब के बारे में जो 5 to 6 टाइप के हाइड्रोजन्स जो हैं उनके ये सारे जो क्लासिफिकेशन हैं ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जनरेशन के, जनरेशन कैसे होता है, उनका सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसके बेसिस पर ये सारा जनरेशन जो रहता है। तो इसको आप एक बार जरूर देख के जाएँ। बेसिकली मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपसे जो क्वेश्चन है वो ग्रीन हाइड्रोजन में जो जनरेशन होता है, बेसिकली आप जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं वो सोलर है, विंड है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप यूज़ करते हैं जिसमें कि एमिशन जो है वो कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोजन फ्यूल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन, हाँ, ग्रे हाइड्रोजन भी एक आपकी कैटेगरी होती है। तो पिंक है,
राइट है। ये आप ज़रूर एक बार देख के जाएँ। एनटीपीसी अभी हाइड्रोजन में, जैसे कि मैंने आपको एक और बताया था कि लद्दाख में अभी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस जो हैं, उनका उनको शुरू किया है अभी एनटीपीसी की तरफ से एज़ अ इनिशिएटिव। तो ये भी आप देखें कि एनटीपीसी फिलहाल में हाइड्रोजन की फील्ड में क्या कर रहा है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसको भी आप थोड़ा-सा पढ़ के जाएँ, इससे भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज़ दीज़ ऑल आर द करंट टॉपिक्स जो अभी काफ़ी हैं एज़ अ टेक्नोलॉजी। और एनडीसीज़ की हम बात करें, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, तो ये आपके चाहे कहीं रिटन एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ हमारे कमिटमेंट्स हैं, नेशनली कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, है ना? तो वो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमारे 2070 के गोल्स क्या हैं, हमारे 2047 के गोल्स की हम बात करें, 2047 के हमारे क्या गोल हैं। एनटीपीसी के भी खुद के कमिटमेंट हैं 2030 को लेकर के, 2047 को लेके। तो ये हमारे एनटीपीसी के भी क्या कमिटमेंट है, इनको आप देखें, जो आपको इजीली, अगर आप एक बार वेबसाइट पर एक्सप्लोर करेंगे एनटीपीसी के बारे में, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं कैटेगरी वाइज टॉप 10 एरिया को कहूँ कि आपको जो प्रिपेयर करना है, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आप 10 एरिया, इंट्रोडक्शन बाय एनटीपीसी और एमटेक थीसिस, अगर एमटेक है आपका तो, या पीएचडी में है, आपसे फेवरेट सब्जेक्ट, अगर आप एमएससी में हैं तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लेकर के आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, इनको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। तो ये सभी जो हैं आपके और मैंने इतने सारे टॉपिक्स आपसे डिसाइड किए हैं, तो ये इंटरव्यू जनरली अगर हम 15 से 20 मिनट्स की बात करें, तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं 15-20 मिनट में, इतना एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। बट ये आपको भी नहीं पता है कि आपसे कितने क्वेश्चंस या किन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बट इस बार एनटीपीसी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उनसे अगर हम कंपेयर करें, तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा है। जैसे कि आपकी 20 वैकेंसीज़ थी, बट आपके 20 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में सिर्फ 17 को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। दो क्योंकि जो मिनिमम उनका कट ऑफ है, या जो मिनिमम थ्रेशोल्ड उनका है, वो शायद क्वालिफाई नहीं हुआ है कई एस्पिरेंट्स के थ्रू, बिकॉज एज काफ़ी लोगों से डिस्कस करने के बाद मुझे पता भी चला कि ये जो पैटर्न था काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी हार्ड आपको था। तो 20 की जगह लगभग, अगर 1:4 की हम बात करें, तो 80 अप्रॉक्स यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाने थे, 80 नंबर, बट 17 ही हुए हैं। बट स्टिल 20 सीट्स हैं, 17 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो आपको होपफुल है कि आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, उससे काफ़ी ज़्यादा है नंबर ऑफ सीट्स। और दूसरा एक और रीज़न, बट स्टिल 40% जो है इसका मिनिमम क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए। तो आपको 40% मार्क्स जो हैं वो अचीव करने ही करने हैं। तो एक आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जाएं, और नॉट जस्ट फॉर एनटीपीसी, इसके अलावा भी आपका कहीं और एग्जाम होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस। हाँ, कुछ मैंने जरूर इसमें एनटीपीसी स्पेसिफिक आपको बताया, बट पावर सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या पॉल्यूटेंट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपके कोई भी एग्जाम्स आपके होते हैं, उसमें आपके इंटरव्यू अगर होते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाने हैं। अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप किसी भी इंटरव्यू में आप बैठे, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और जो भी लोग लेवल 1 आपने क्वालिफाई किया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और दोज हु आर नॉट एबल टू मेक इट, जस्ट डोंट वरी। और भी वैकेंसीज अभी रिसेंट में मैंने देखा, टीएचडीसी भी ने भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उसने इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड वैकेंसीज को लेकर के जिक्र किया है। तो जैसे ही टीएचडीसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वैकेंसीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसको भी अगर वैकेंसीज आती हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और कैसे हम उसके एग्जाम्स को लेकर के प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी रखेंगे, आगे आपसे मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो भी जिनका भी इंटरव्यू है उनको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जब इंटरव्यू शुरू आपका होता है, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, क्योंकि इंटरव्यू पैनल के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से आपसे बात करेंगे। आपको यू विल फील कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबली आप आंसर कर पाएँ। तो देयर इज़ नथिंग टू बी पैनिक, बहुत आराम से आपसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और दे ट्राई कि आपको अगर कुछ आता है, तो दे ट्राई कि आप उसका आंसर कर पाएँ, है ना। तो इट्स नथिंग टू बी पैनिक, नथिंग टू बी वरीड। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और आप किसी इंटरव्यू में अगर 70 to 80% आंसर करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड इंटरव्यू, आपने बहुत अच्छा किया है इसमें। आप 60% भी आंसर करते हैं, इट्स नॉट बैड। आप
बस आप ध्यान रखें इंटरव्यू के टाइम में कि आप कुछ बहुत ज़्यादा हटके या आपको किसी चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है तो कुछ भी अपने मन से बोल रहे हैं, ये चीज़ आप अवॉइड करें। आपको पता है प्रिसाइजली आंसर दें। अगर आपको नहीं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप बहुत पोलाइटली आप बोलें कि सर प्लीज़ आई डू नॉट नो द आंसर। और अगर आपको आता है या वेग आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि आपने इसे सोर्स से इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको है इसके बारे में। बट प्लीज़ वेग कुछ भी बोलने से या उसको कुछ भी आंसर करने से बचें, है ना। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक और प्रिपेयर करते रहिए, आगे और भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ इन्वायरमेंट में मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल। ओके, बाय बाय। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल इन्वायरोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में ये शेयर जरूर करें।